दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि एक छोटे से गांव की सच्चाई क्या होती है, जहां लोग भगवान के नाम पर जीते तो हैं, मगर अंदर ही अंदर पाप, डर और अंधेरा हर तरफ फैला होता है। आज हम जिस फिल्म की कहानी आपके लिए लेकर आए हैं, वो सिर्फ एक हॉरर मूवी नहीं है, बल्कि एक ऐसी डरावनी सच्चाई को सामने लाती है, जहां धर्म के नाम पर जुल्म होते हैं और औरतों की आवाज दबा दी जाती है। इस फिल्म में दिखाया जाता है एक गांव, एक पेस्टर और उसकी बेटी, जिसकी जिंदगी मजबूरियों, डर और अंधेरों में कैद थी। लेकिन उसी अंधेरे ने जन्म दिया एक ऐसे क्रिएचर को जो गांव के सारे पापों का बदला लेने वाला था। इसीलिए अब और बिल्डअप ना देते हुए तैयार हो जाइए आज की इस कहानी के लिए, जो शायद आपको सोचने पर मजबूर जरूर करेगी। So with all that said, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस कहानी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द सेवर्ड सन। कहानी की शुरुआत एक अजीब सी पोएम से होती है, जिसमें हमें बताया जाता है कि जब शुरुआत में सिर्फ चांद था तो वो बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसे किसी का साथ चाहिए था और उसी चाहत में सुबह होती है, सूरज आता है और पूरी दुनिया में रोशनी फैला देता है। लेकिन उस रोशनी के पीछे अंधेरे में कुछ और भी छुपा हुआ था। एक भटका हुआ बच्चा जो बहुत समय से सो रहा था, लेकिन अब वो जाग चुका है। इसके बाद सीन कट होता है और हम एक छोटे से गांव का नजारा देखते हैं। यहाँ एक घर में एक लड़की होती है जिसका नाम मैकपाई है। वो अपने दोनों बेटों डेविड और सैम के साथ डिनर टेबल पर बैठी होती है। डेविड दरअसल में उसका सौतेला बेटा है और सैम उसका खुद का बेटा है। इसी दौरान हमको पता चलता है कि ये लेडी, जिसका नाम मैकपाई है, अपने पति हावर्ड के लिए एक खतरनाक प्लान बना रही है। ये कोई सरप्राइज वाला प्लान नहीं था, बल्कि ये प्लान उसे मारने की साजिश थी। कुछ देर बाद हावर्ड घर लौटता है, जिसकी चाय में मैकपाई ने कुछ मिला दिया था, और जैसे ही हावर्ड वो चाय पीता है, उसके शरीर में अजीब सी कमजोरी आने लगती है। ये दोनों लकड़ियां लाने के लिए जंगल की ओर निकलते हैं और रास्ते में हावर्ड बहुत अजीब सा महसूस करने लगता है। दरअसल जहर अपना असर दिखा रहा था। उधर दूसरी ओर हमें मैकपाई के पिता का परिचय मिलता है। वो इस गांव के पेस्टर थे और साथ ही में गांव के चीफ भी। पूरे गांव की कम्युनिटी उन्हीं के धर्म और बातों पर अंधविश्वास करती थी। पेस्टर हमेशा लोगों को यही समझाते रहते थे कि वो सब ईश्वर के चुने हुए लोग हैं और उनका काम है बस भगवान की सेवा करना। अब कहानी फिर से जंगल की तरफ लौटती है, जहाँ मैकपाई हावर्ड को एक लकड़ी के लट्ठे पर लिटा देती है। वो उसके हाथ काट कर उसे खत्म करना चाहती थी, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी। इसीलिए वो वाइन पीती है और पूरी ताकत जुटाकर उसका हाथ काट देती है। और जैसे ही वो ये करती है, अचानक उसके सामने एक अजीब सा क्रिएचर आ जाता है, जिसकी बड़ी बड़ी चमकदार आंखें थी और उसके सर पर बड़े बड़े सींग थे। ये सब कुछ मैकपाई को हावर्ड को मारने के बाद दिखने लगा था। इसके बाद सीन बदलता है और पेस्टर की सभा को दिखाया जाता है। वो लोगों को फिर से धर्म और चुने हुए होने की बात सुना रहा था, लेकिन तभी वहां पर खून से लथपथ मैकपाई पहुंचती है, जिसको देखकर पूरी कम्युनिटी सन्न रह जाती है। खुद पेस्टर भी हैरान हो जाता है। जहां कुछ देर बाद हम जॉन नाम के एक शख्स से मिलते हैं। जॉन पेस्टर के काफी करीब था और अक्सर उसके घर पर भी रहता था। पेस्टर ने उसे खास तौर पर इसलिए बुलाया था ताकि वो मैकपाई पर नजर रख सके, क्योंकि बाहर सबको यही बताया गया है कि हावर्ड के साथ जो हुआ वो महज एक हादसा था। इसके बाद हम देखते हैं कि मैकपाई अपने दोनों बेटों के साथ पेस्टर से मिलने आ रही हो। रास्ते में ही पेस्टर और जॉन उनसे टकरा जाते हैं, लेकिन यहाँ साफ झलकता है कि पेस्टर अपनी बेटी को भी इंसान नहीं समझता है। उसके लिए धर्म और नियम सबसे ऊपर थे। वो अपनी बेटी से सख्ती से पेश आता है, जिस पर वो कभी रहम नहीं करता था। असल में इस गांव की सोच भी बहुत पुरानी थी। यहाँ औरतों को मर्दों के पैरों की जूती से ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी, और यही सब चीजें मैकपाई को भीतर ही भीतर तोड़ रही थी। असल में पेस्टर ने ही जबरदस्ती मैकपाई की शादी हावर्ड से कराई थी, जबकि मैकपाई बिल्कुल भी इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन पेस्टर के दबाव में उसे ये रिश्ता निभाना पड़ा था। अब सीन में हमें छोटा सैम दिखता है, जो अपनी क्लास के लिए लेट हो गया था। जब उससे वजह पूछी गई तो उसने कहा कि वो लोग तो बस चिड़ियों के बारे में बातें कर रहे थे, इसीलिए देर हो गई। तभी डेविड बीच में टोकने लगता है, लेकिन पेस्टर तुरंत उसको चुप करा देता है। वो कहता है कि वो अपने नाती से बात कर रहा है, उससे नहीं। यहाँ से साफ पता चलता है कि पेस्टर डेविड को उतना पसंद नहीं करता था, जबकि हकीकत तो ये थी कि उसी ने अपनी बेटी की शादी हावर्ड से कराई थी और वो ये भी जानता था कि हावर्ड का पहले से ही एक बेटा है।
इसके बाद सब लोग काम पर निकल जाते हैं, जहाँ पेस्टर जॉन को उनके ऊपर नजर रखने के लिए कहता है। आगे की सीन में हम देखते हैं कि मैकपाई और उसका सौतेला बेटा डेविड खेत में काम कर रहे हैं। तभी वहाँ पर एंड्रिया नाम की एक औरत आती है और डेविड को ताने मारने लगती है कि वो लेट आया, इसीलिए अब औरतों के बीच काम कर रहा है। मैकपाई तुरंत एंड्रिया को रोकती है। इस पर एंड्रिया हावर्ड का नाम बीच में ला देती है और कहती है कि हावर्ड तो बहुत अच्छा आदमी था, उसके रहते मैकपाई का परिवार ठीक ठाक चलता था। ये सुनकर मैकपाई भड़क जाती है और पलटकर कहती है कि अगर हावर्ड इतना ही अच्छा था तो जब वो उसके बेटे डेविड को मार रहा था तब एंड्रिया कहाँ थी? उस दिन डेविड बस मरते मरते बचा था। और अब यहीं पर ये साफ हो जाता है कि हावर्ड बहुत अब्यूसिव था, जिसने मैकपाई की जिंदगी नर्क बना रखी थी। इस बहस के दौरान अचानक एंड्रिया की बेटी अर्सला बेहोश होने लगती है। एंड्रिया तुरंत मैकपाई पर शक जताती है कि जरूर उसी ने कुछ किया होगा, लेकिन मैकपाई किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहती थी, इसीलिए अपने बेटे को लेकर वो वहाँ से चली जाती है। बाद में वो किसी और काम में लगी होती है कि तभी एंड्रिया और उसका पति फ्रेड वहाँ पर आ पहुँचते हैं। फ्रेड गुस्से में मैकपाई को धमकाता है कि वो उसके परिवार से दूर रहे। दोनों उसे एक चुड़ैल समझ रहे थे और उन लोगों को लगता था कि अर्सला पर उसी ने कोई काला जादू किया है। फ्रेड यहाँ तक कह देता है कि उसे पता है कि हावर्ड की मौत कोई हादसा नहीं थी। वो साफ कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैकपाई पेस्टर की बेटी है। इतना कहकर वो उस पर थूक देता है। उसी पल मैकपाई को फिर से वही सींग वाला अजीब सा क्रीचर देखने लगता है। मैकपाई उससे बस इतना कहती है कि उसने उसकी बेटी अर्सला में एक दर्द महसूस किया है और इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। अब सीन पलटता है और हमारे सामने एक बड़ा राज आता है। असल में मैकपाई का अफेयर उसके अपने सौतेले बेटे डेविड के साथ चल रहा था। दूसरी ओर पेस्टर जॉन के साथ बात कर रहा था। पेस्टर को लगता था कि गांव वाले उसकी बेटी को चुड़ैल मानने लगे हैं। एंड्रिया ने भी इसी कारण काम करने से इनकार कर दिया था। इसीलिए पेस्टर सोचता है कि अब मैकपाई को एक नए पति की जरूरत है और उसके हिसाब से जॉन ही सही इंसान है। वो जॉन से कहता है कि डेविड से जाकर इस बारे में बात करे क्योंकि डेविड बड़ा बेटा है। इधर पेस्टर अपनी बेटी से खुद बात करने का सोचता है। वहीं दूसरी ओर हमें फ्रेड का सीन दिखाया जाता है। वो शराब पीकर अपनी बेटी अर्सला के कमरे में जाता है और उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है और शायद यही वो दर्द था जिसे मैकपाई पहले ही महसूस कर चुकी थी। फ्रेड अपनी बेटी अर्सला के कमरे में गलत हरकत करने वाला होता है कि तभी अचानक से वो अजीब सा क्रिएचर वहाँ पर पहुँच जाता है जो बिना समय गवाए फ्रेड को मार डालता है। अगले दिन सीन बदलता है और हम एंड्रिया को देखते हैं। वो गुस्से से भरी हुई थी। उसको लगता था कि उसके पति की मौत के पीछे मैकपाई का ही हाथ है, इसीलिए वो उसको ढूंढ रही थी। उधर मैकपाई लकड़ियां लेकर जंगल से लौट रही थी। तभी पेस्टर वहां पर आ पहुंचता है। वो अपनी बेटी को एंड्रिया से उलझने के लिए सुनाता है। इस पर मैकपाई ताना मारते हुए कहती है कि एंड्रिया को वही मिला जिसकी वो हकदार थी। ये सुनकर पेस्टर आंख बबूला हो जाता है और गुस्से में उसका गला दबा देता है। फिर वो उसको चेतावनी देते हुए कहता है कि तुम्हें चुप रहना सीखना होगा। लेकिन मैकपाई भी अब चुप नहीं रहती है। वो कहती है कि पेस्टर ने उसकी शादी एक दरिंदे से करवाई थी जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो साफ शब्दों में कहती है कि अब उसके भगवान बनने के दिन खत्म होने वाले हैं। मतलब जो पेस्टर खुद को गांव का मसीहा समझता था, उसका राज अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। वहीं दूर से एंड्रिया ये सब कुछ देख रही होती है और चुपचाप उसका पीछा करती है। आगे जाकर वो कुछ ऐसा देखती है जिससे वो हक्का बक्का रह जाती है। लेकिन ये सीन यहीं पर कट हो जाता है जो सीधा जॉन और डेविड पर आता है। जॉन डेविड को बाहर बुलाता है। दोनों कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन फैमिली प्रॉब्लम की वजह से उनकी बातचीत बंद हो गई थी। जॉन यहाँ डेविड को बताने आया था कि पेस्टर चाहता है कि उसकी शादी मैकपाई से हो। दोनों थोड़ी देर बहस करते हैं जहाँ डेविड ताना मारता है कि जॉन पेस्टर की चमचागिरी करता है, लेकिन जॉन साफ कहता है कि वो ये सब पेस्टर के लिए नहीं कर रहा है बल्कि उनकी चिंता में कर रहा है क्योंकि जीने के लिए काम करना जरूरी है। और आखिरकार वो दोनों फिर से गले मिल जाते हैं। बातों ही बातों में जॉन ये भी बताता है कि पेस्टर ने भले ही शादी का दबाव बनाया है लेकिन उसका मन कहीं और है, वो किसी और को चाहता है। ये सुनकर डेविड मुस्कुरा देता है और कहता है कि उसको पहले से ही पता है।
तभी डेविड उसकी पीठ और गर्दन पर अजीब सा काले रंग का पदार्थ लगाने लगता है, जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। जहाँ आगे अब हम देखते हैं कि वही काला पेस्ट जॉन की पूरी बॉडी पर लगाया जा रहा होता है। वहाँ डेविड के साथ मैकपाई भी मौजूद होती है और उनके सामने वही सींगों वाला क्रिएचर खड़ा होता है। यहाँ पर हमको साफ समझ आता है कि डेविड और मैकपाई पहले से ही इस क्रिएचर के बारे में जानते थे। मैकपाई जॉन से पूछती है कि क्या वो अपनी पूरी जिंदगी झूठ में जीना चाहता है। दरअसल उसका इशारा पेस्टर की नकली धार्मिक सत्ता की ओर था। इसके बाद सीन कट होकर जॉन के कमरे में आता है। उसकी आंखें खुलती है और उसको समझ नहीं आता कि जो कुछ भी हुआ वो सपना था या फिर हकीकत। वो उठकर तुरंत उस क्रिएचर का स्केच बनाने लगता है। उधर मैकपाई अपने काम में लगी होती है कि तभी अचानक गांव के कुछ लोग वहां पर आ धमकते हैं, जिसको देखकर वो घबरा जाती है और डेविड को आवाज लगाती है। लेकिन डेविड पहले से ही एंड्रिया के कब्जे में था। एंड्रिया मैकपाई को अपने साथ ले जाने की जिद करती है, जिसके बाद ये सब मिलकर उसे एक सुनसान जगह पर ले आते और वहां उसे फांसी देने की तैयारी करने लगते हैं। तभी छोटे सैम के साथ पेस्टर वहां पर पहुंच जाता है और वो अपनी बेटी की जान बचा लेता है। गुस्से में वो एंड्रिया को एक जोरदार थप्पड़ भी मारता है और पूछता है कि आखिर वो क्या कर रही थी। एंड्रिया सफाई देते हुए कहती है कि वो वही कर रही है जो शायद बहुत पहले हो जाना चाहिए था। वो आरोप लगाती है कि मैकपाई ने उसके पति की हत्या की है। साथ ही में वो ये भी कहती है कि कल रात उसने अपनी आंखों से मैकपाई को कुछ करते हुए देखा है। तभी पेस्टर गंभीर होकर पूछता है, आखिर तुमने क्या देखा? जिसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं। यहाँ पर एंड्रिया मैकपाई का पीछा कर रही थी। वो अपनी आंखों से देखती है कि मैकपाई उसी डरावने क्रिएचर के साथ थी। वो उसकी गोद में बैठी हुई थी और पूरी तरह से उसी के प्रभाव में लग रही थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो उस काले तरल पदार्थ को खुद पर भी मल रही थी। यहीं पर हमें समझ आता है कि वो ब्लैक पेंट जैसी चीज दरअसल में उसी क्रिएचर के अंदर से निकलती थी। एंड्रिया पेस्टर को ये भी बताती है कि उसने अपनी बेटी को उस क्रिएचर के साथ अंतरंग होते हुए देखा। ये सुनकर पेस्टर का चेहरा सख्त हो जाता है और वो पूछता है कि उसके पति फ्रेड के साथ क्या हुआ था। एंड्रिया बताती है कि जब वो अपने कमरे में गई थी तो उसका पति 2 टुकड़ों में पड़ा हुआ था और ये सब उसी क्रिएचर ने किया था जिसके साथ मैकपाई जुड़ी हुई। ये सुनते ही मैकपाई जोर देकर कहती है कि एंड्रिया झूठ बोल रही है। एंड्रिया कहती है कि वो अब मैकपाई के साथ कोई काम नहीं करेगी, लेकिन पेस्टर सबको शांत करवाता है। वो कहता है कि जब तक सच का पता नहीं चल जाता तब तक सब लोग काम करते रहेंगे। इसके बाद सीन जंगल में शिफ्ट होता है, जहाँ पर वही क्रिएचर अभी भी मौजूद था। फिर हम देखते हैं कि पेस्टर अपनी बेटी मैकपाई के पास आता है। उसे तेज बुखार था। पेस्टर उससे पूछता है कि उसने फ्रेड के साथ क्या किया। मैकपाई हंसते हुए कहती है कि उसने वही किया जिसका वो हकदार था। उसकी हंसी बिल्कुल पागलों जैसी थी। फिर पेस्टर उसे जॉन द्वारा बनाया गया स्केच दिखाता है। उसे देखते ही मैकपाई कहती है कि उसे उस क्रिएचर के पास जाना है, लेकिन पेस्टर बाहर निकलते हुए दरवाजा बंद कर देता है और उसे कमरे में कैद कर देता है। तभी जॉन वहां पर पहुंचता है। अब उसको समझ आ चुका था कि जो कुछ उसके साथ हुआ था वो सपना नहीं बल्कि हकीकत थी, लेकिन पेस्टर कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। इस बीच गांव वाले पेस्टर के खिलाफ हो चुके थे, जिसके ऊपर वो दबाव बना रहे थे। इसीलिए पेस्टर तय करता है कि वो अपनी ही बेटी को सजा देगा और ये जिम्मेदारी जॉन को सौंपी जाएगी। फिर गांव वाले मैकपाई को बांधकर एक सुनसान जगह ले आते हैं। वो लोग उसे पापिन और डायन कहकर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन अर्सला चुप रहती है क्योंकि उसको पता था कि मैकपाई ने जो किया वो गलत नहीं था बल्कि वो सही था। तभी पेस्टर वहां पर पहुंचता है और सब शांत हो जाते हैं। वो वहां पर भगवान से प्रार्थना करता है और कहता है कि उसकी बेटी अब शैतान के प्रभाव में है। वो खुद शैतान बनती जा रही है, यहाँ तक कि उसका सौतेला बेटा भी अंधकार का साथी है। फिर वो सभी गांव वालों से कहता है कि इसे यहीं पर बंधा रहने दो, अब इसको सजा खुद भगवान देंगे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि क्रिएचर से निकला वही काला तरल पदार्थ धीरे धीरे पूरे गांव में फैल रहा था। ये असल में अंधकार का फैलना था, लेकिन यहाँ पर यह भी दिखाया गया है कि गांव वाले जो भी कुछ कर रहे हैं वो खुद भी किसी अंधकार से कम नहीं था। अब सीन कट होकर अर्सला और उसकी माँ पर आता है। माँ उसको समझाती है कि फ्रेड की मौत वाजिब थी क्योंकि उसकी गंदी नजर सिर्फ मैकपाई पर नहीं बल्कि अपनी बेटी अर्सला पर भी थी।
इसके बाद जॉन डेविड से मिलने आता है, जिसे कैद करके रखा गया था। जॉन कहता है कि जंगल में मैकपाई उसका इंतजार कर रही है और उसी ने उसको भेजा है। ये सुनकर डेविड तुरंत उसके साथ चल पड़ता है, लेकिन जंगल पहुंचने पर उसको एहसास होता है कि जॉन ने उससे झूठ बोला था। ये सब पेस्टर की चाल थी। असल में पेस्टर ने ही डेविड को बुलाया था ताकि वो उस क्रीचर के बारे में उससे पूछताछ कर सके, लेकिन डेविड अब पूरी तरह से उस क्रीचर के प्रभाव में था जो पागलों की तरह हंसने लगता है। उसी वक्त वहाँ पर एंड्रिया भी मौजूद होती है। पेस्टर उससे पूछता है कि उसने उस क्रीचर को कहाँ देखा था। एंड्रिया बताती है कि उसने उस क्रीचर को यहीं पर देखा। तभी डेविड कहता है कि तुम लोग उस क्रीचर को कभी नहीं मार पाओगे। इस पर पेस्टर अकड़ कर कहता है कि वो उसको मार सकता है और अचानक गुस्से में आकर वो एंड्रिया को वहीं पर मार डालता है। एंड्रिया को मारने के बाद पेस्टर ने डेविड को भी मार दिया। शायद कहीं ना कहीं उसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि शायद डेविड और उसकी बेटी के बीच अफेयर चल रहा था। हो सकता है कि ये राज उसे जॉन नहीं बताया हो। एंड्रिया को उसने इसलिए मारा क्योंकि वही लगातार गांव वालों को उसके खिलाफ भड़का रही थी और शायद पेस्टर को उसी की बातें उसकी खुद की बेटी को मारने की तरफ धकेल रही थी। वहीं डेविड को खत्म करने की वजह ये थी कि वो पूरी तरह से उस क्रीचर के प्रभाव में आ चुका था और पेस्टर उसकी मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसके बाद पेस्टर जॉन से कहता है कि गांव वालों को यही कहानी सुनानी होगी। एंड्रिया को तो क्रीचर ने मार डाला और डेविड ने हमला करने की कोशिश की थी, इसीलिए जॉन को मजबूरी में सेल्फ डिफेंस में उसको मारना पड़ा। दोनों वहां से निकलने वाले होते हैं कि तभी जॉन को अचानक उस क्रीचर की एक झलक दिखती है और तभी ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है पेस्टर और उसकी बेटी पर। यहाँ पेस्टर मैकपाई का ख्याल रख रहा होता है। उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि उसे अपनी बेटी की सच में चिंता थी। असल में उसने एंड्रिया को भी इसलिए मारा था ताकि उसकी बेटी किसी खतरे में ना पड़ जाए और जो उसे कमरे में कैद करके रखा गया था वो भी इसी वजह से था क्योंकि पेस्टर चाहता था कि मैकपाई सुरक्षित रहे। कुछ देर के बाद जब मैकपाई को होश आता है तो वो खुद को कमरे में बंद पाती है। अचानक उसे डेविड नजर आता है। डेविड बुरी तरह से घायल होता है और उससे वो मदद की गुहार लगा रहा होता है, लेकिन ये असल में उसका सपना था या फिर ऐसा कह सकते हैं कि शायद डेविड की आत्मा उसे कुछ दिखाना चाह रही हो। जैसे वो जागती है उसको जॉन दिखाई देता है। मैकपाई तुरंत उससे पूछती है कि डेविड कहाँ पर है, लेकिन जॉन कोई भी सीधा जवाब नहीं देता है, बल्कि उल्टा वो उससे सवाल करता है कि आखिर उसने उसके साथ क्या किया था। जॉन बताता है कि जब से उसके ऊपर वो काला तरल पदार्थ डाला गया है तब से वो ठीक महसूस नहीं कर पा रहा है। उसे बार बार वो डरावना मॉन्स्टर दिख रहा है। वो आगे ये भी कहता है कि ये धरती भी अब ठीक नहीं रही, मिट्टी तक बदल चुकी है। ये वही संकेत था जो हमें शुरुआत में दिखाया गया था। क्रिएचर से निकलने वाला वो काला तरल पूरे गांव की जमीन को कवर कर चुका था। असल में वो पूरे गांव को अपने अंदर समा लेना चाहता था। ये एक तरह का मेटाफर भी था। गांव वाले खुद अपने धार्मिक जुनून में इतने अंधे हो गए थे कि अंधकार ने उनकी पूरी सोच को घेर लिया था। सही और गलत की समझ वो खो चुके थे। आगे जॉन मैकपाई से साफ कहता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए उसने डेविड को मार दिया। ये सुनकर मैकपाई को विश्वास ही नहीं होता, लेकिन जॉन अपने मन की बेचैनी जाहिर करते हुए बताता है कि उसको ऐसा लग रहा है जैसे वो जिंदा नहीं बचेगा। फिर वो मैकपाई से सवाल करता है कि आखिर वो अब तक कैसे जिंदा है जबकि वो सीधे उस क्रीचर के संपर्क में भी है। ये सब सुनकर मैकपाई गुस्से में आ जाती है और जॉन को धक्का देकर वहां से निकल जाती है। बाहर जाते ही उसे डेविड की झलक दिखती है जो कहीं दूर जा रहा होता है। मैकपाई आगे बढ़ती है जिसे डेविड की लाश मिलती है जिसके ऊपर एक बोर्ड टंगा था जिस पर लिखा था हेरेटिक। ये देखकर मैकपाई टूट जाती है। वो डेविड से माफी मांगती है कि वो उसको बचा नहीं पाई। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा ही उसे अपनी बॉडी के पास खींच कर लाई हो। उधर जॉन मैकपाई को ढूंढ रहा था, लेकिन उसी समय मैकपाई उस क्रीचर के पास पहुंच जाती है। जॉन भी वहां पर आ जाता है, मगर तभी वो देखता है कि मैकपाई पूरी तरह से उस काले लिक्विड में डूबी हुई है। अगले ही पल वो जॉन पर टूट पड़ती है और उसका गला काटकर उसको मार देती है। और ये सब पेस्टर अपनी आंखों से देख रहा होता है। अब पेस्टर के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। उसने अपनी आंखों से देख लिया था कि उसकी बेटी क्या बन चुकी है। वो उसको धक्का देकर गिरा देता है और गुस्से में कहता है, जिस दिन तू पैदा हुई थी उसी दिन तेरी माँ मर गई थी। ये कहते हुए वो उसको मारने ही लगता है, लेकिन तभी वो क्रीचर आकर
पेस्टर को मार देता है। इधर मैकपाई जोर जोर से हंसने लगती है। अब इस सीन से साफ पता चलता है कि पेस्टर भी कोई नेक इंसान नहीं था। यहाँ पर यह पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि शायद वो भी अपनी बेटी के साथ गलत करता हो। असल में ये सारी गंदी बातें पूरे गांव में फैली हुई थी और ये क्रिएचर उसी सबक का एक रूप था। इसके बाद वही शुरुआत वाली कविता सुनाई देती। कहानी फिर से वहीं पर लौट आती है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। चांद अकेला था, उसे किसी का साथ चाहिए था। उस चाहत से सूरज उगा, रोशनी फैली, लेकिन हर रोशनी के पीछे एक अंधेरा भी होता है और उसी अंधेरे में कुछ ऐसा था जो लंबे समय से सोया हुआ था, लेकिन अब वो जाग चुका है। ये लाइन दरअसल में मैकपाई के लिए फिट थी। मैकपाई की जिंदगी हमेशा अकेलेपन और तकलीफ से भरी रही। उसके पिता अच्छे इंसान नहीं थे, वो उसको दबा कर रखते थे, उससे काम करवाते थे, उसका शोषण भी किया करते थे और यही सब उस समाज की सच्चाई भी थी। एक ऐसी कम्युनिटी जहां औरतों को दबाया जाता था, जिसकी जिंदगी में एक सूरज आया, यानी उसकी जबरन शादी हावर्ड से करवा दी गई, लेकिन हावर्ड भी अब्यूसिव निकला। इस सूरज की असली रोशनी उसे उसके बेटे में दिखी, जिससे मैकपाई को शायद सच्चा प्यार हुआ, लेकिन हालात ने उन्हें कभी साथ नहीं होने दिया। यहीं से उसने अंधेरे को अपना लिया। उसने क्रिएचर को स्वीकार किया क्योंकि उसको पता था कि यही एक रास्ता है इस दुख से बाहर निकलने का, और तभी से उस क्रिएचर का जन्म हुआ। ये पूरा एक मेटाफर है कि गांव में पाप और गंदगी कितनी गहराई तक समाई हुई थी। वहीं से ये डार्कनेस भी पैदा हुई और अब मैकपाई उसके साथ मिल चुकी है और अब ये अंधेरा गांव के हर गलत इंसान को निगल जाएगा। इसी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन एंड में ये फिल्म हमको दिखाती है कि किस तरह एक समाज के पाप और गंदी सोच मिलकर अपने ही विनाश की जड़ बनते हैं। तो दोस्तों, ये थी द सेवर्ड सन फिल्म की कहानी। ये मूवी सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, बल्कि एक समाज के पाखंड, औरतों के साथ हो रहे अत्याचार और अंधविश्वास का आईना भी है। क्रिएचर कोई बाहरी चीज नहीं थी, बल्कि वही अंधेरा था जो इस कम्युनिटी ने खुद पैदा किया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और शायद सब कुछ क्लियर भी हो गया होगा। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने विचार हमें कमेंट जरूर करना। बाकी फिलहाल तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन मैं आपसे जरूर मिलूंगा और वो भी एक और नई मजेदार कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।